जय हिंद क्लास। तो आइए हम लोग पार्ट 2 इस सीरीज का कवर करने वाले हैं। टीईटी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को, जो बायोलॉजी से पूछे गए हैं, जितने भी सारे प्रश्न हैं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों से टीईटी की विभिन्न परीक्षाओं में पिछले 30 वर्षों में ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। पार्ट नंबर 2 होगा और आई होप आशा करते हैं कि आज की सीरीज में हम लोग टीईटी की विभिन्न परीक्षाओं को में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर थंबनेल में दिख रहा होगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय काफी मूल्यवान होता है। तो बस एक बार क्लास को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम का नाम दिख रहा होगा, क्योंकि अध्ययन सागर ब्लॉक के नाम से ही आप लोग जिस नाम से अपना वाईटी यानी यूट्यूब परिवार है, उसी नाम से अपना टेलीग्राम का भी नाम है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देंगे। वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, वहां से भी आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर प्रैक्टिस सेट और जितने भी सारे पीडीएफ होते हैं आप लोग वहां से फ्री ऑलरेडी ले सकते हैं, सभी क्वेश्चनों का, सभी एग्जामों का। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नों के साथ। तो ये रहा हम लोग का आज का प्रश्न और चैप्टर है हम लोग का श्वसन तंत्र। चैप्टर है हम लोग का श्वसन तंत्र, जिसका पहला नंबर सवाल है कि स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। तो जो भी स्तनधारी होते हैं, जो स्थल पर रहते हैं, उनमें कौन सा ऐसा अंग है जो श्वसन यानी सांस लेने में सहायता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैरिंग्स। क्या हो जाएगा? लैरिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैरिंग्स। जो होता है वो लैरिंग्स श्वसन करने में सहायता नहीं करते हैं, लेकिन पसलियां, उदर पेशियां, उदर मतलब पेट होता है, ठीक है, और डायफ्राम, तो इसी के माध्यम से हम लोग सांस को छोड़ पाते हैं। लेते तो हैं फेफड़ा के माध्यम से, लेकिन सांस जब छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम के माध्यम से, और डायफ्राम टूटने के बाद व्यक्ति का अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला नंबर सवाल है यहाँ पर 2 नंबर, कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसे दम घुटता है, तो वह कौन सी गैस है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसके कारण उसे दम घुटन गैस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटन गैस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? तो 0.03% हो जाएगा। और वहीं पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जिसे हम लोग CFC कहते हैं, और ये हमारे ओजोन परत को काफी जो है सो क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे क्या लाइव क्लास भी आप लोग के लिए लेकर के आए या वीडियो इसी तरीके से अपलोड करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, तो मेढक भी और केचुआ भी, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है, तो बताना है कि मेढक और केचुआ जो अपना सांस जो लेती है, श्वसन की जो क्रिया करती है त्वचा से भी करती है। ठीक है, श्वसन करती है त्वचा से। यही कारण है कि इन दोनों जीवों को त्वचा होती है। तो इन दोनों जीवों को जो त्वचा जो होता है वो कैसी होती है? तो आर्द्र एवं संश्लेषीय होता है। आर्द्र एवं संश्लेषीय होता है, ऑप्शन नंबर डी। और आर्द्र एवं संश्लेषीय होने के कारण मेढक और जो केचुआ होता है वो अपने श्वास जो होता है त्वचा के माध्यम से ले पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है? कौन सा जो ऑप्शन जो है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहता है कि अंतः श्वसन की सांस में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अंतः श्वसन अंतः श्वसन और उच्छ्वासन, श्वास में खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो अंतः श्वसन में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, और जो बाह्य श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं सी वाला। सी उच्छ्वास, सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उच्छ्वास बोलते हैं। तो श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो निकालते हैं उसमें क्या छोड़ते हैं? तो CO2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? CO2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है कि श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो श्वसन के दौरान जो ग्रहण करते हैं हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। कौन सी गैस को? ऑक्सीजन को लेते हैं, और ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाई जाती है। 17% हम लोग छोड़ देते हैं वापस, सिर्फ 2% ही 2%।
17 4 21, 4% ही हम लोग शरीर में इसका रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस का संकेत हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए अगला नंबर सवाल है यहाँ पर कि सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, जितने भी सारे सजीव जीव हैं वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है, उसमें कितना ऊर्जा कैलोरी जो होता है वो हम लोग अवमुक्त को छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 673 किलो कैलोरी। 673 किलो कैलोरी जो होता है हम लोग सांस लेने यानी कि ऑक्सीश्वसन के माध्यम से हम लोग छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन दर है यानी हम लोग 1 मिनट में कितनी बार श्वास को ले पाते हैं। तो ये 17 से 19 बार, 17 से 19 बार। लेकिन हम लोग को 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो 1 मिनट में हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है। कितना बार? तो 72 बार धड़कता है। ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मछली कहाँ से श्वास लेती है। तो देखिए इसको कहते हैं गलफारा। ठीक है, ये गलफारा भी ऑप्शन में दे देगा। इसी को दूसरा नाम हम लोग कहते हैं कलोम। इसी को हम लोग कलोम भी बोलते हैं। इसी को हम लोग गिल्स भी बोलते हैं। याद रखेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर गलफारा दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों के माध्यम से हम लोग सांस ले पाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़ों को ढकने वाली आवरण यानी कि एक झिल्ली होती है उसे प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लूरा मेम्ब्रेन जो होता है मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन नामक एक झिल्ली होती है और यह पारभाषक होता है यानी कि आर पार दिखता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है कि मछली कहाँ से श्वास लेती है। तो अभी हम आपको बताए हैं गलफारा से लेती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है कि जो वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर में अनावश्यक है उसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं है उसे बोलते हैं, और उस पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित इनमें से नहीं है। देखिए उत्सर्जन तंत्र तो वृक्क से हम लोग को मूत्र उत्सर्जन होता ही है। कान यहाँ पर कहता है फेफड़ा से CO2 उत्सर्जन करते हैं, त्वचा से पसीना करते हैं, लेकिन कान से किसी भी पदार्थ का उत्सर्जन नहीं होता है। कोई भी अवशिष्ट पदार्थ को बाहर नहीं निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में प्रासरण नियंत्रण करने वाला अंग है। तो हम लोग में प्रासरण नियंत्रण करने वाला अंग किसे माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वृक्क को। किसे? वृक्क को प्रासरण तंत्र के रूप में जाना जाता है। अमाशय के कितने भागों में बांटा होता है? 3 भागों में। पहला भाग कौन सा होता है? तो पहला इसका भाग होता है कार्डियक। पिछली क्लास में भी हम आपको बताए थे और इसमें भी बताते हैं ताकि आपको रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि जितना भी क्लास हो चुका है उसका रिवीजन भी होता रहेगा। आप लोग इसमें अगर नए हैं तो और पिछले से जुड़े हुए हैं, पीछे के सभी क्लास देखते जा रहे हैं तो और उसे रिवीजन होता रहेगा। दूसरा जो होता है कार्डिक हो गया, दूसरा होता है आप लोग का फंडिक। ठीक है, फंडिक हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा आप लोग को पाइलोरिक। क्या हो जाएगा? पाइलोरिक। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं और अमाशय से ही जो है, अमाशय से ही जो होता है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है। तो यूरिक अम्ल को कौन सा पशु, कौन सा पक्षी, कौन सा जीव जंतु है जो उत्सर्जन करता है। तो ये करता है पक्षी और सर्प। पक्षी और सर्प। सर्प जिसे बोलते हैं हम लोग स्नेक। क्या बोलते हैं? स्नेक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो मूत्र के मार्ग को इनमें से कौन सा क्रम है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृक्क, क्योंकि वृक्क हम लोग को मूत्र को बनाता है, फिर उसके बाद मूत्रवाहिनी में जाता है, फिर उसके बाद मूत्राशय में, और फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से हमारे शरीर से यह बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है कि मानव के उत्सर्जन में हम लोग को अवशेष पदार्थों को निकालने में इनमें से कौन सा जो ऑप्शन जो है वो सटीक बैठेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। कहता है कि जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिया जाता है। नहीं, गलत हो जाएगा।
नीचे देख लेते हैं और ऑप्शन है, यहाँ से देख लेते हैं। कहता है उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों से पहुंचाता है। तो बिल्कुल सही है, जो उपयोगी होता है सो भी और हानिकारक होता है वो भी। हमारे कहाँ पहुंचता है, तो ये पदार्थ हमारे रक्त को में बहते रहता है और फिर इसे वृक्क जो होता है वृक्क तक पहुंचाता है और फिर इसे वृक्क जो होता है अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो ये 5 वाला सही है। आगे कहता है कि उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको फिर से ब्लड में से भेज दिया जाता है वृक्क के माध्यम से। तो ये 4 भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि आगे क्या कहता है। तो ये तो 4 तक हम लोग को क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 को भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहता है कि जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। तो ये भी सही है, जल में जो भी अवशिष्ट पदार्थ घुले होते हैं उसको वृक्क के माध्यम से फिर अलग कर लिए जाते हैं और जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उसे ब्लड में भेज दिए जाते हैं और फिर अनावश्यक पदार्थ को मूत्र के माध्यम से बाहर भेज दिए जाते हैं। ये भी सही है। आगे कहता है कि मूत्र वाहिनियों से मूत्र होता हुआ मूत्र जो होता है वो मूत्राशय में जाता है। तो बिल्कुल सही है, मूत्र जो है मूत्रवाहिनी यानी कि नली के माध्यम से होता हुआ ये मूत्राशय में जाती है। ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है, 3 नंबर हो गया। तो हमारा हो गया 5 4 3 और 1, 5 4 3 1, 5 4 3 1, 5 4 1 3 होगा। क्या होगा, इसका हो जाएगा 5। हम लोग का पहले क्या लगाए हैं, तो ऑप्शन में पहले हम लोग को होना चाहिए 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 होना चाहिए। 5 4 5 4 1 3 और 2 होना चाहिए। 5 4 यानी 54 132, 54 132। तो 54, ये 54 नहीं है, 54 नहीं है, 54 है, 132 नहीं है, 123 है। ये हो जाएगा 54 132, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। पहला नंबर सवाल कहता है प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में प्रवर्ती चाप जो बनता है इनमें से किसके माध्यम से बनता है। तो देखिए, पहला होता है हम लोग को संवेदांग, उसके बाद होता है मेरुरज्जु बनता है और फिर जाकर के मांसपेशी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र होता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है कितने भागों में बांटा होता है, तो ये 3 भागों में बांटा होता है। 3 भागों में बांटा होता है। पहला वाला भाग को कौन क्या कहते हैं, तो पहला वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, तो हम लोग को जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में बांटा होता है। पहला भाग को कहते हैं अ से आगे, अ से अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क हम लोग कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है उसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं और मध्य मतलब होता है बीच में, तो मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। और तीसरा जो मस्तिष्क होता है उसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। तो प से पश्च, प से पीछे, पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा भाग है, इसमें से कौन सा भाग है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो ये 3 भाग बताए हैं, जिसमें से पहला भाग का क्या बताएं, तो पहला भाग का बताए हैं अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क जो होता है ये 2 भागों में बांटा होता है। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क 2 भागों में बांटा होता है। ठीक है, पहला को हम कहते हैं सेरिबेरम, सेरिबेलम, सेरिबेलम बोलते हैं, सेरिबोलम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है, तो सेरिबेलम हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा थैलेमस, उसके बाद हो जाएगा थैलेमस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो ये 3 भागों में बांटा होता है अगला वाला। दूसरा वाला 2 भागों में बांटा होता है, तीसरा वाला भी 2 भागों में बांटा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क में यानी टेम्परेचर को नियंत्रण कंट्रोल करने वाला मस्तिष्क वह कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमें ताप को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंकाल पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। तो पक्षमाभ जो होता है वो उपकला प्राणी जो होते हैं उसके शरीर में यह पक्षमाभ कहाँ मिल पाते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्वसनिका में। किसमें, श्वसनिका में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा पक्षाम। नेक्स्ट है सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है या कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है हम लोग को
पाँव के निचले भाग में, जिसे बोलते हैं तलवा में। तो सोलियस मांसपेशी कहाँ पाए जाते हैं? पाँव के निचले भाग में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे मोटा चमड़ी या त्वचा कहाँ होता है? तो तलवा का ही होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होता है? ये लैक्टिक अम्ल ज्यादा जम जाता है। लैक्टिक अम्ल जमने का कारण है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जम जाते हैं, और जहाँ पर ज्यादा जमता है वहाँ पर हमें काफी थकावट महसूस होती है। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलाकर के संयुक्त रूप से कार्य करती है? तो कोई भी अस्थि को, कोई भी हड्डी को गति करने के लिए, मूव करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर के संयुक्त रूप से कार्य करती है कोई भी हड्डी को घुमाने के लिए? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। सिर्फ 2 अस्थि की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। तो सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का उदाहरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं बंध संधिक या फिक्स ज्वाइंट, क्योंकि हमारा जबड़ा का जो हड्डी होता है वो बिल्कुल मूव नहीं करता है, और सिर का जो ऊपर वाला जो खोपड़ी होता है वो बिल्कुल मूव नहीं करता, बल्कि हमारा पूरा गर्दन मूव करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बंध संधि या ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट संधि। ठीक है, बिल्कुल मूव नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प या मरोड़ या खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा होने का कारण क्या है? तो कभी कभी खेल कूद करते देखिएगा मांसपेशियों में खिंचाव आ जाती है। आप लोग क्रिकेट में भी देखे होंगे बड़े बड़े खिलाड़ियों को, और ये किसी भी व्यक्ति का हो सकता है जो भाग दौड़ करते हैं या खेल कूद करते हैं, तो इसमें मांसपेशियों में खिंचाव आ जाते हैं, मरोड़ आ जाता है, हो जाता है या क्रैम्प आ जाते हैं। तो ये ऐसा किसके कारण होता है? तो ये होता है पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने पर। जब पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में जम जाता है, जिसके कारण ये खिंचाव उत्पन्न होता है। और ये लैक्टिक अम्ल जमता किसके कारण है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लीवर लीव के शरीर का आवरण कहलाता है। तो जो लीवर होता है उसका लीव के शरीर का जो आवरण होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं पेलिकल। उसे बोलते हैं पेलिकल। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आ जाते हैं। तो अभी हम आपको बताए हैं पायरुवेट की कमी। पायरुवेट जो होता है वो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना, पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, और यहाँ पर कहता है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल है यहाँ पर। अगला नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा में अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। देखिएगा सब उंगली चारों तरफ गति नहीं करेगा, लेकिन अंगूठा चारों तरफ गति करता है 360 डिग्री। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा में अधिक स्वतंत्रता से खुला आजादी से गति करता है, क्योंकि इसमें कौन सी उपास्थि होती है जिसके कारण ये सभी तरीके से मूव कर पाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर ग्लाइडिंग संधि पाई जाती है। अंगूठा में कौन सा संधि पाई जाती है? ग्लाइडिंग संधि, जिसके कारण अंगूठा चारों तरफ मूव कर पाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम से दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की ए और बी, सी तथा डी द्वारा अंकित किया गया है। यहाँ पर देखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को दर्शाया गया है मनुष्य के शरीर के बारे में। इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर शरीर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ई ए हो जाएगा। ठीक है, और ए में कौन सी ग्रंथि को दर्शाया गया? तो ए में हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, और पीयूष पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बी, तो यहाँ पर बी जो है ये आप लोग को थायराइड ग्रंथि दिख रहा होगा, थायरॉइड ग्रंथि दिख रहा होगा। थायराइड जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को निर्माण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? थायराइड ग्रंथि करता है। ठीक है, ये कब करता है? तो आयोडीन के कारण। आयोडीन जब जब हम लोग नमक खाते हैं तो आयोडीन जो होता है इसे एक्टिव कर देता है। ठीक है, उसके बाद है सी। तो सी में हम लोग का कौन सा होगा? तो ये एड्रीनल ग्रंथि को बता रहा है, एड्रीनल ग्रंथि को बता रहा है। और डी में हो जाएगा आप लोग का अग्नाशय, डी में हो जाएगा अग्नाशय।
जो अग्नाशयी रस का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम लोग को ए में हो जाएगा पिट्यूटरी, बी में हो जाएगा हम लोग को थायराइड, सी में हो जाएगा एड्रीनल और 4 में अग्नाशय। तो आइए, ए में हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो हमारा कौन सा अंग है जो यूरिया को अमोनिया में बदलता है? तो वो है हम लोग का यकृत। यकृत हमें अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हृदय हमारा कितने चेम्बर वाला होता है? 4। मछली में कितने चेम्बर होते हैं? तो मछली में होते हैं 2। मेढक में कितने होते हैं? 3। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैंक्रियाज या अग्नाशय में होती है। तो पैंक्रियाज या अग्नाशय में इनमें से क्या पाया जाता है? तो पैंक्रियाज और अग्नाशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। तो हम लोग कहते हैं पिनियम काय को जैविक ग्रंथि कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। तो इंसुलिन हार्मोन किसको बदलता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, शुगर यानी चीनी। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, यहाँ से HCl अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हार्मोन एड्रीनलिन है। हार्मोन एड्रेनालिन एक प्रकार की है। तो हार्मोन एड्रेनालिन जो होता है, जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है, तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करने का काम कौन करता है? एड्रेनालिन हार्मोन। गुस्सा में या चिंता में इसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगला 8 नंबर सवाल है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो मधुमेह जो होता है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और फिर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की मात्रा को कम करता है, जिसके कारण हम लोग मधुमेह यानी डायबिटीज के रोग से बच पाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अभी हम आपको बताए हैं कि यह थायरॉयड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और यह कब एक्टिव होता है? जब आयोडीन हम लोग नमक खाते हैं तब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी शर्करा है जो मधुमेह को नियंत्रित करने का काम करता है? तो अभी हम आपको बताएं, मधुमेह को नियंत्रित करने का काम यानी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ये करता है अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिका से, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं को बीटा कोशिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला 10 नंबर सवाल है, प्रजनन तंत्र जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। निषेचित अंड में अतिरिक्त शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो पाता। तो जो अंडा का निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गया, उसमें दोबारा स्पर्म कोई एंट्री नहीं कर पाता है। ऐसा होने का रीजन है, निषेचित झिल्ली वहां पर बन जाती है, जिसके कारण जो स्पर्म होता है वो झिल्ली को पार नहीं कर पाता है और न वो अंडा में प्रवेश कर पाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितना है? तो ऑटोसोम्स की कुल संख्या होती है 44 और ऑलोसोम की कुल संख्या होती है 2। तो 44 और 2 कितना होता है? 40। तो ऑटोसोम और ऑलोसोम मिलाकर 40 होता है। हमको ऑटोसोम पूछा है तो 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, तो एक्स गुणसूत्र प्राप्त करेगा माता से भी पिता से भी, क्योंकि माता में एक्स एक्स पाया जाता है, पिता में एक्स वाई पाया जाता है, तो दोनों में से किसी एक से प्राप्त कर सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अपने माता तथा पिता दोनों से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर वाई पूछता तो वाई पिता से आ जाएगा, क्योंकि वाई गुणसूत्र जो होता है सिर्फ पिता पर डिपेंड करता है। निम्न में से कौन से या कौन से पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? तो इनमें से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचित अंडा। निषेचित अंडा क्रमिकता को भंग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर सवाल है 5 नंबर कि पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन से एस्ट्रोजन का संश्लेषण कर स्रावन करती है? तो पुरुष में कौन सी कोशिकाएं हैं जो वृषणीय हार्मोन्स को यानी वृषण से निकलने वाला हार्मोन को
संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है बनाता है या स्रावन करती है यानी कि निकालती है। तो वो कौन सा हार्मोन है? तो वो हार्मोन हो जाएगा लेडिंग कोशिकाएं। लेडिंग कोशिकाएं जो होती है हम लोग को वृषण से निकलने वाला हार्मोन जो होता है जिसे एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलती है? वृषण से, ठीक है। और ये वृषण में बनाने का काम कौन करता है? लेडिंग कोशिकाएं करती है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार कीजिए। इसमें से देखना है कि जनन से संबंधित इनमें से कौन सा जो संबंधित पद है उसको हम लोग को छांटना है। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं इसका। ये कहता है सबसे पहला है यहाँ पर, चलिए यह कहता है कि शुक्राणु, फिर अंडवाहिनी और अंड और गर्भाशय। तो बिल्कुल सही है, शुक्राणु फिर उसको अंडवाहिनी होती है, फिर अंड होते हैं, तब जाकर के ये शुक्राणु जो होता है अंडवाहिनी में जाकर के अंड से प्रवेश मिलती है, फिर जाकर के गर्भाशय में चला जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अंडोत्सर्ग, अंड और अंडवाहिनी और गर्भाशय। तो बिल्कुल से अंडोत्सर्ग जो होता है अंड से, और फिर अंडवाहिनी और फिर उसके बाद गर्भाशय में जाकर के पूरी तरीके से मैच्योर होता है। उसके बाद शुक्राणु वृषण से निकलती है और शुक्रनालिका शीशन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ये सर इसका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है? तो शुक्राणु को एक क्रोमोसोम का कार्य जो होता है वो अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में सहायक होना। तो अंडाणु में शुक्राणु के सहायक को प्रवेश करना को ही एक क्रोमोसोम का कार्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विषम को चुनिए, यानी इनमें से 3 एक जैसा होगा और एगो अलग होगा। तो देखिए अंड, अंडाणु, युग्म ये सभी नर से संबंधित है, भ्रूण यह बच्चा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो जो माँ के घर में बच्चा पलता है उसे भ्रूण बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानवों में जनन की अवधि घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि युग्मक बनता है, फिर युग्मक जो होता है जाकर के स्पर्म अंडाणु से मिलता है तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये भी आप लोग याद रखना है। फिर युग्मज जाकर के आगे भ्रूण का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो टीईटी की एग्जाम में जितने भी सारे अभी तक एग्जाम में हुए हैं उन सभी का प्रश्न को हम लोग कवर करा दिए। आगे हम लोग करेंगे रेलवे के। अब इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम का आ जाएगा। पहले हम आपको मिक्स करा दिए हैं पूरा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम आपको अलग अलग जो होता है वो अलग अलग करवा देंगे। तो अब हम लोग रेलवे को लेकर के आएंगे अगला बार से, ठीक है। तो टीटी हो गया, रेलवे हो गया, फिर उसके बाद जो है सो सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, यूपीएससी सभी को हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना भूलना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।